थंबनेल स्क्रीन से हटा दो उधर। लाइव हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, समय हो चुका है दोपहर के 11:03 और ये समय है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए केमिस्ट्री की क्लास का। तो हमारे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे मेरे मित्र। थोड़ा सा इस कमेंट दिखाना, ठीक है? सभी लोग जुड़ जाएंगे और आज हम अपनी शुरुआत करने वाले हैं नए टॉपिक की, सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है मेरे भाई, थंबनेल कुछ गलत बना हुआ है, टॉपिक कुछ गलत लगा हुआ था। एसिड एंड बेसिस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कंप्लीट हो चुका है मेरे मित्र, और अब हम शुरुआत करेंगे सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में। पूजा चौहान प्रणाम, ममता वर्मा गुड मॉर्निंग, सूरज सिंह प्रणाम, सोनेलाल गुड मॉर्निंग, राम राम अमित जी, है ना? जयदेव गैंगवार राधे राधे, है ना? स्वाति विश्वकर्मा हरिलाल, सूरज सिंह, दीपू नागर। ठीक है मेरे भाई। गौरव, पूजा चौहान। ठीक है, कितने लड़के जुड़े हैं देख। हाँ ठीक है मेरे मित्र, सभी साथी लगभग जुड़ चुके हैं। सौरभ मिश्रा, देखो मेरे भाई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम होने वाला है, एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो अब थोड़ा सा सीरियसनेस लाइए। जैसा कि आपको मालूम है, रोज शाम को 6:30 बजे आपका रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेशन होता है। रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं, तो आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेशन को जरूर से जरूर ज्वाइन किया करिए, क्योंकि आपने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनका एप्लीकेशन सीधा आपको प्रैक्टिस सेशन में मिलता है। कि आपने कितना सीखा, इस बात को आप चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस सेशन में, है ना मित्र? और बहुत ज़्यादा समय नहीं है पेपर के लिए, पेपर की डेट कभी भी आ सकती है। ठीक है मेरे भाई। देखो, हिमांशु चौहान कह रहे हैं कि सर आप न्यूमेरिकल क्लास में कभी, मैंने न्यूमेरिकल के फॉर्मूले बताए हैं और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है ये मैं डेली पीवाईक्यू की क्लास में बताता हूँ, प्रैक्टिस सेशन की क्लास में बताता हूँ, एक एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग सीधा काम किया करो यार। अब मैं क्लास में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो कॉन्सेप्ट कब बताऊंगा, आप खुद समझिए। ठीक है, मैंने फार्मूला दिया है, आप उस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है ये सीखिए। अगर नहीं बन पा रहा है आपसे तो आप क्लास में आइए, जो शाम को 6:30 बजे प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास होती है, वहां पर हम उसको सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे मित्र, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? ठीक, आप लोगों को कंपलसरी है आना रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की साइंस की क्लास में, अगर आप वास्तविकता में ये चेक करना चाहते हो कि आपने कितना सीखा। ठीक है भैया। अजीत कुमार नमस्कार। दूसरी चीज, कुछ साथी ये कह रहे हैं कि सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, तो उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि कल मैंने कुछ बच्चों से टेलीग्राम पर बात की, तो उन्होंने कमेंट डाला हुआ था ग्रुप में कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, और वास्तविकता जब मैंने उनसे बात की तो वास्तविकता ये निकली कि उन्होंने आज तक क्लास ही नहीं देखी कभी कोई। तो मेरे भाई, आप पहले क्लास देखो, आपको क्लास में क्या नहीं समझ में आया उस चीज़ का स्क्रीनशॉट करो या उसको कोट करो कि सर आपने ये चीज़ जो समझाई थी वो नहीं समझ में आई। आपके ऐसे कहने से क्या मतलब है कि आपको ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया? और ऐसा करने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, ऐसा करने वाले केवल 10 से 12 स्टूडेंट हैं बस। हालांकि यहाँ पर हजारों में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन वो 10 से 12 स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या लैंग्वेज है। ठीक है मेरे भाई, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आप क्लास को देखो, क्योंकि आप लोग क्लास देखते नहीं हो, उसके बाद डायरेक्टली ये कोट कर देते हो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले आप क्लास देखो, आपको क्या नहीं समझ में आया उस पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करो, उस टॉपिक के नीचे अंडरलाइन करो, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप पूरी तरीके से
आप बेवजह केवल यही कहोगे कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपको कभी समझ में भी नहीं आएगा, इस बात की भी गारंटी मेरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मेरे मित्र, देखो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कहता हूँ कि आपने अगर 500 रुपये का या 700 रुपये का एक बैच खरीद लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नौकरी खरीद ली है। नौकरी के लिए आपको उस बैच को खरीदने के बाद उसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसमें पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है भैया, उसको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है दोस्त। अजय कुमार जी कह रहे हैं स्क्रीनशॉट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मेरे भाई, बेकार की बात कर रहे हो यार। स्क्रीनशॉट से लोग मेरे को कोट करके आंसर पूछते हैं, आरआरबी एएलपी ग्रुप में भी हो, मैंने देखा है ना। किसी का कोई डाउट है बिल्कुल पूछिए। आप लोग अगर एक ही चीज लिखते हो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरी तरफ से भी ये प्रश्न बनता है आपने पढ़ाई कितनी की है, आपने पढ़ाई कितनी की है जो आपको नहीं समझ में आ रहा। आपने कभी भी कोई क्लास नहीं देखी, मैंने जो क्लास में बताया वही चीज मैं आपसे दोबारा पूछता हूं टेलीग्राम पे तो आप नहीं बता पाते हो, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद कहते हो फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ रही, जब मैंने फिजिक्स के 3 क्वेश्चन आपके सामने रखे तो आप फिजिक्स के भी क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो। यानी कि ना आपको फिजिक्स आ रही है, ना केमिस्ट्री आ रही है, ना बायो आ रही है, आप केवल टीचर को ब्लेम कर रहे हो दोस्त, है ना। तो ऐसा अगर आपको करना है तो ये गलत बात है, ठीक है मेरे भाई, ये गलत बात है, ऐसा नहीं किया जाता है। फिर तो आप हमें विवश कर रहे हो। एक एक मैं आपको वो सिलेक्टेड कंटेंट दे रहा हूं जो एज इट इज पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। और आपको समझ में नहीं आता है, आप मेहनत नहीं करते हो, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। इस चीज को समझो, आप थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाओ। आज का हमारा नया टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड। और मेरे मित्र एक चीज आज जरूर कर दीजिएगा, आज से ग्रुप में वो बच्चे भी मैसेज करेंगे जिनको समझ में आता है, ठीक है भैया, जिनको समझ में आता है वो लोग भी मैसेज करेंगे कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है। जरूर करिएगा मैसेज, आपके ये जो पॉजिटिव मैसेज है यही हमको एनर्जी देते हैं। निगेटिव लोग तो अपना काम बराबर कर रहे हैं बिना पढ़े हुए, और आप लोग पढ़ के भी ये मैसेज नहीं करते हो कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको वास्तविकता में समझ में आ रहा है तो जरूर मैसेज करिएगा कि हाँ हमको क्लियरली समझ में आ रहा है सर, ठीक है मेरे भाई। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आज आपको। सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं यौगिक। देखो मेरे भाई, अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में जो ये बताते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनके कंपाउंड क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है मेरे मित्र। चलिए यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तत्व जो हमारे सामने आता है वो मित्र होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो इसका रासायनिक चिन्ह क्या होगा मेरे भाई, बताओ। हाइड्रोजन का रासायनिक चिन्ह क्या होगा गुरुजी? हाइड्रोजन का रासायनिक चिन्ह होगा H, ठीक है मेरे भाई। हाइड्रोजन का रासायनिक चिन्ह यानी कि केमिकल सिंबल क्या होगा, H होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, ठीक है, ठीक। चलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन में मेरे मित्र, हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है दोस्त। अगर आप ध्यान से नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे ना, तो सब कुछ, इससे बाहर कुछ नहीं है किसी भी रेलवे एग्जाम में, चाहे वो एलपी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आप लोग परेशान कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो यार, ये बहुत गलत कर रहे हो। ये 10-12 बच्चों की वजह से पूरे ग्रुप का नुकसान हो रहा है, ये बात मैं समझ रहा हूँ, ठीक है ना।
तो जिन लोगों को अगर समझ में आता है, अगर वास्तविकता में समझ में आता है, तो आज से आप लोग जरूर से जरूर डेली बेसिस पर कमेंट करेंगे कि हमको क्लास समझ में आती है। अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी कमेंट करिए कि नहीं आती है ना। आप सभी के डिसीजन के ऊपर मैं एक प्रॉपर डिसीजन लेना चाहता हूं बस। यहां तक क्लियर हो गया। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगर हम देखेंगे, नो न्यूट्रॉन is present in hydrogen। चलिए, ये 10-15 बच्चे जो हैं यार, ये लोग पढ़ते तो है नहीं बिल्कुल, और उसके बाद सीधा सीधा ब्लेम कर रहे हैं टीचर्स को। क्या मतलब है यार ऐसी चीज का? थोड़ा सा पढ़ो, तुम भी तो पढ़ो यार। पूरी क्लास में हजारों बच्चों को समझ में आ रहा, 10-15 लोग तुम ही हो ऐसे, पता नहीं कहाँ से IIT करके आए हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको देखिए, अगर हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरी चीज, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट मटेरियल। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट मटेरियल, यानी कि ये सबसे हल्का तत्व है। ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का तत्व है। ये सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या किसी को यहां तक? चलिए, अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, यानी कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? देखो, हाइड्रोजन के समस्थानिक ठीक है भैया। चलिए, अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है 1H1, ठीक है मेरे भाई। दूसरा होता है 2H1 और तीसरा होता है मेरे भाई 3H1। देखो, अगर हम बात करें तो 1H1 को कॉमनली क्या बनाया जाएगा? 1H1 को क्या बनाया जाएगा मेरे भाई? हाइड्रोजन एटम ही इसको हम कहेंगे। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन एटम ही कहेंगे, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु कहेंगे। ठीक है मेरे मित्र। चलिए, अगर हम बात करें, अच्छा, इसको हाइड्रोजन एटम के साथ साथ प्रोटियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोटियम भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ड्यूट्रियम होता है, यानी कि इसको भारी जल भी कहा जाता है। ड्यूट्रियम होता है दूसरा, जिसको भारी जल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे मित्र। और तीसरा क्या होता है? ट्राइटियम होता है। बोलो, अभी क्लियर हो गई बात? यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक, ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो मेरे भाई, अब कॉन्सेप्ट आता है कि हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ध्यान से समझो। हाइड्रोजन गैस के गुण, हाइड्रोजन गैस के गुण क्या है? ठीक है भैया, हाइड्रोजन गैस के गुण क्या है? चलो ध्यान से समझते हैं इसको। ठीक है मेरे भाई। चलिए, अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के सबसे पहले गुण के बारे में, तो क्या है? हाइड्रोजन गैस पहली चीज तो रंगहीन होती है, इसका कोई भी रंग नहीं होता। दूसरी चीज, हाइड्रोजन गैस गंधहीन भी होती है, इसकी कोई सुगंध नहीं होती। और हाइड्रोजन गैस के साथ में कोई भी स्वाद नहीं आता, यानी कि हाइड्रोजन गैस अगर हम देखें तो पूरी तरीके से गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होती है। ठीक है मेरे भाई।
क्या होती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, देखो ध्यान से देखो इसको, पहली प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन गैस कैसी होती है मेरे भाई, गंधहीन होती है, गंधहीन होती है। दूसरा रंगहीन होती है, और तीसरा स्वादहीन होती है, स्वादहीन होती है। यानी कि अगर हम देखें तो मेरे मित्र ये कैसी होगी, पहली चीज तो ऑर्डरलेस होगी, ऑर्डरलेस होगी। दूसरी चीज कलरलेस होगी, कलरलेस होगी। और तीसरी चीज टेस्टलेस होगी, टेस्टलेस होगी। ठीक है मेरे भाई, बोलो हाइड्रोजन गैस कैसी होगी, ऑर्डरलेस होगी यानी कि गंधहीन होगी, रंगहीन होगी और टेस्टलेस होगी। इतनी बात मैं समझ पा रहा हूँ कि समझ में आ रही होगी आप लोगों को, बेसिक सी बात। ठीक, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट जब हम देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त कैसे की जाती है, जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, अभिक्रिया करेंगी, अभिक्रिया करेंगी। ठीक, या फिर अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा भैया, हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगा। हमें क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगी। ठीक है, अगर हम अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि when any metal reacts with water, when any metal react with water and acid react with water, acid react with water, react with water, H gas is obtained, obtained। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ, हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिल जाए, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बेसिक सी बातें हैं हाइड्रोजन गैस के लिए। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट देखो, देखो अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखें तो हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है, बहुत जल्दी आग पकड़ने वाली गैस है। कौन, हाइड्रोजन। ठीक है भैया, हाइड्रोजन एक हाई इन्फ्लेमेबल गैस है, यानी कि यह बहुत जल्दी आग पकड़ती है। ठीक है मेरे भाई, तो हाइड्रोजन लिख लेंगे इस पॉइंट को, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल। ठीक है, यानी कि बहुत जल्दी आग पकड़ने वाली गैस है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कोई समस्या? चलिए अब मेरे मित्र एक शिवाजी बता रहे हैं, सर ड्यूटेरियम को भारी जल नहीं कहते। ड्यूटेरियम मेरे भाई हमको भी मालूम है, जब D2O बनता है, फॉर्मूला होता है D2O, यानी कि जब इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तभी तो इसके साथ क्या बनेगा, भारी जल बनेगा। अब ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो सर हाइड्रोजन को हम पानी नहीं कहते, हाइड्रोजन H2O को पानी कहते हैं। यार बिना ऑक्सीजन के आप पानी कैसे बनाओगे ना, इतना तो कॉमन सेंस रखो शिवाजी, है ना।
अगर आपके पास खाली हाइड्रोजन हो तो क्या आप पानी बना लोगे बिना ऑक्सीजन की हेल्प से? नहीं बनेगा ना यार। ठीक, H2O लगाओगे तभी तो पानी बनेगा। अब आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आप वाटर का कोई भी कंपाउंड प्राप्त कर रहे हो, यानी कि पानी का कोई भी यौगिक प्राप्त कर रहे हो, तो उसके लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो D2O में मुख्य घटक कौन सा है? ड्यूटेरियम है कि नहीं है? भारी जल में मुख्य घटक ड्यूटेरियम है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, हाइड्रोजन एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है। अच्छा, इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग धातुओं को काटने के लिए किया जाता है, यानी कि धातुओं को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का। धातुओं को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वेल्डिंग वाली दुकान में जो गैस कटर होते हैं, गैस से जो कटिंग करते हैं लोहे की, ठीक है मेरे भाई, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? वो हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है मेरे भाई, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। ठीक है भैया, अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे मित्र, फॉर कटिंग ऑफ मेटल्स हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड। ठीक है भैया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो इसका अगला प्रयोग क्या होगा मेरे भाई। अगला प्रयोग अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग फ्यूल की तरीके से किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग, आदर्श पांडे, बढ़िया यार। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग फ्यूल की तरीके से किया जाता है। किसके लिए? जेट इंजन्स के लिए। जो हवाई जहाज होते हैं उनमें जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है, उनमें जो प्रयोग में लाई जाने वाली गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन रॉकेट्स। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर हम बात करें तो रॉकेट में ईंधन की तरह प्रयोग में लाया जाता है। रॉकेट में ईंधन की तरह प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है भैया, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आ गई बात? ठीक, अब एक और आखिरी जो प्रयोग बनता है, ठीक है मेरे भाई, अगर हम देखें इसका लास्ट जो कॉन्सेप्ट बनता है, इसका लास्ट जो उपयोग बनता है वो क्या होता है? अमोनिया का उत्पादन। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हैबर्स विधि के द्वारा हाइड्रोजन के कंपाउंड मिलते हैं किससे? नाइट्रोजन के साथ, और क्या उत्पन्न करते हैं? अमोनिया उत्पन्न करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर हम देखें तो हैबर विधि के द्वारा ठीक है मेरे भाई, अमोनिया का निर्माण करने में अमोनिया का निर्माण करने में ठीक है मेरे भाई, यानी कि फॉर मेकिंग अमोनिया अमोनिया क्या होगी मेरे भाई? NH3, यानी कि जब हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगी? किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, फॉर मेकिंग अमोनिया, NH3। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हो गई? कौन से प्रोसेस से? बाय हेबर्स प्रोसेस। यहाँ तक बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? हाइड्रोजन को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलिए।
यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पानी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पानी के बारे में बात करेंगे। देखो वाटर यानी कि जल, ये भी एक महत्वपूर्ण क्या है? अणु है, आप कंपाउंड भी कह सकते हो। अगर हम देखें तो जल किससे मिलकर बना होता है? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ये H2O अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ऑक्सीजन से मिलकर बना है मेरे भाई, ठीक है, मिलकर बना है, कोई दिक्कत? मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं मेरे मित्र। अगर हम देखेंगे दूसरा, तो पानी क्या है? पानी अधिकतर पदार्थों को अपने आप में घुलाने की क्षमता रखता है। पानी क्या करता है? अधिकतर पदार्थों को अपने आप में घुलाने की क्षमता रखता है, यानी कि जो ज़्यादातर पदार्थ हैं वो पानी में घुल जाते हैं। तो पानी कैसा है? एक अच्छा विलेयक माना जाता है। पानी क्या माना जाता है? एक अच्छा विलेयक माना जाता है। पानी अधिकतर पदार्थों को अधिकतर पदार्थों को अपने आप में घुला देता है, घुलाने की क्षमता रखता है, घुलाने की क्षमता रखता है। इसलिए पानी क्या है मेरे भाई? इसलिए पानी एक अच्छा विलायक है। पानी क्या है? एक अच्छा विलायक है, अच्छा विलायक है, ठीक है मेरे भाई। अगर हम बात करें तो वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख लेंगे? वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट as it dissolves most of the compounds, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें अगले कॉन्सेप्ट, अगली स्लाइड पर आते हैं। नोट्स आप पीडीएफ से बना लीजिएगा। जब दोबारा क्लास देखो ना रिकॉर्डेड फॉर्म में, तब आपके पास पीडीएफ भी आ जाएगी, तो आप उसी से नोट्स बना लीजिएगा, है ना। क्लास में समझो ज़्यादा से ज़्यादा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे दोस्त, तो पानी का जो घनत्व होगा सर्वाधिक कब होगा? 4 डिग्री तापमान पर होगा, यानी कि वाटर्स डेंसिटी। ये वो क्वेश्चन हैं जो रेलवे में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैं वन लाइनर बना के आपके सामने लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि इनका रिवीजन आप करिए। ये क्वेश्चन रेलवे के फॉर्म में देखने को मिलेंगे आपको, और अगर आप प्रैक्टिस सेट में आते होंगे तो श्योर आपको वो क्वेश्चन मिलते होंगे जो आपने क्लास में पढ़ रखे हैं पहले से, ठीक है मेरे भाई। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए आप। वाटर डेंसिटी इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर हम बात करें तो 4 डिग्री तापमान पर
पानी का घनत्व अधिक होगा, पानी का घनत्व अत्यधिक होगा। ठीक है भैया, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कोई समस्या? चलिए, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए, अगर हम देखें तो थोड़ी सी बात कर लेंगे किसके बारे में, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड के बारे में। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, क्लियर हो गई बात? ये हो गई बात पानी के लिए। ठीक, चलिए अब हम अगर बात करें, अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझ लो, पानी कैसा है? पानी पोलर है, यानी कि पानी ध्रुवीय गुणों को प्रदर्शित करता है। पानी ध्रुवीय गुणों को प्रदर्शित करता है। ये बात मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड में भी बताई थी, जब केमिकल बंधन की क्लास आपको पढ़ाई थी, रासायनिक बंध जब पढ़ाए थे तो वहाँ पर मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया था। ठीक है मेरे भाई, और हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाने के साथ साथ मैंने एक चीज़ बताई थी कि पानी जो है ध्रुवीय गुण प्रदर्शित करता है, ध्रुवीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है मेरे भाई, प्रदर्शित करता है। ठीक, यानी कि अगर हम देखें तो वाटर इज पोलर इन फॉर्म, वाटर इज पोलर इन फॉर्म, पोलर इन फॉर्म। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलिए आगे हम बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक, चलिए हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड के बारे में अब हम बात करेंगे। अभी हमने पढ़ा कंपाउंड कौन सा था? H2O। अब हम पढ़ेंगे H2O2। ठीक है भैया, अब हाइड्रोजन पेर ऑक्साइड यानी कि H2O2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और ये हमारा तीसरा कंपाउंड है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक कंपाउंड से क्वेश्चन बनेंगे। पहले हमने पढ़ा हाइड्रोजन, फिर पढ़ा पानी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है गुरुजी, अगर हम इसको देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? रासायनिक सूत्र मेरे भाई क्या होगा? इसका रासायनिक सूत्र होगा H2O2। ठीक, यानी कि इट्स केमिकल फॉर्मूला विल बी, इट्स केमिकल फॉर्मूला विल बी H2O2। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, जैसा कि इसमें क्या हुआ, जैसा कि हम इसमें देखेंगे पानी देना जैसा कि हम इसमें देखेंगे, हमें ऑक्सीजन के दो तत्व दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन का एक अणु लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर हम देखें तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहा जाता है। याद रखो इसको, है ना? इसे ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, नोन एज ऑक्सीजनेटेड वाटर, ऑक्सीजनेटेड वाटर। ठीक है भैया, कोई समस्या? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड का हिंदी में
ऑक्सीजनेटेड वाटर को हिंदी में भी प्रवीण जाट जी ऑक्सीजनेटेड वाटर ही कहते हैं। ठीक है, लिख दिया है मैंने, इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर कहा जाता है, यानी कि हिंदी में इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर ही कहते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ठीक है भैया, हिंदी में भी ऑक्सीजनेटेड वाटर ही कहते हैं। 3 बार रिपीट कर चुका हूं इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजनेटेड वाटर के साथ साथ इसको क्या माना जाता है मेरे मित्र? इसको बहुत अच्छा क्लीनिजिंग एजेंट माना जाता है, इसलिए इससे घाव वगैरह की सफाई की जाती है। क्या किया जाता है? इससे घाव की सफाई की जाती है, सफाई की जाती है, सफाई की जाती है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एक चीज देखो, जब किसी के कोई कट लग जाता है, ठीक है, घाव लग जाता है, तो घाव में डॉक्टर ऐसे थोड़े नहीं है मेरे भाई। अगर हम देखें, हमारे हाथ में अगर चोट लग गई, कट लग गया, तो डॉक्टर क्या करेगा? डायरेक्ट ऐसे ही पट्टी बांध देगा? नहीं भाई, पहले उस घाव की साफ सफाई करेगा। तो वो जो घाव की साफ सफाई कर रहा है डॉक्टर, वो किस पानी से कर रहा है? यही ऑक्सीजनेटेड वाटर यानी कि हाइड्रोजन पैराऑक्साइड से कर रहा है। अच्छा, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कान में जो गंदगी जमा हो जाती है, जिसको आप ईयर वैक्स भी कहते हो, कान में गंदगी जिसको कहते हो, गांव में इसे खूंट भी कहा जाता है, खूंट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर उसको साफ करना होता है तो आप किसका प्रयोग करते हो? हाइड्रोजनेटेड वाटर यानी कि हाइड्रोजन पैराऑक्साइड लाते हो मेडिकल स्टोर से, कि हमें क्या दे दो? हाइड्रोजन पैराऑक्साइड दे दो, जिससे हम क्या करेंगे? आप जैसे ही आप इसको कानों में रखोगे तो ये जितनी भी गंदगी होगी ये बाहर निकाल देगा। ठीक है मेरे भाई। तो अगर हम देखें तो इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाउंड्स, फॉर क्लीनिंग वाउंड्स। ठीक, अच्छा, कहाँ पर? लॉन्ड्री में भी, कपड़े की साफ सफाई में भी प्रयोग किया जाता है। यूज्ड इन लॉन्ड्री, यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। ठीक है भाई, कपड़े धोने में भी प्रयोग में लाया जाता है, कपड़े धोने में भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है भैया, प्रयोग में लाया जाता है। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए सारे? ठीक है, चलिए अगर हम मेरे मित्र बात करें तो ये तो रही हाइड्रोजन ऑक्साइड की, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बात, यानी कि H2O2 की बात। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा धातुओं में, यानी कि लिथियम के बारे में मित्र बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लिथियम के बारे में बात करेंगे। लिथियम क्या है? लिथियम यानी कि Li। बोलो, अगर हम लिथियम को देखें तो मेरे मित्र लिथियम लिथियम सबसे हल्की धातु है। पहली चीज समझ लेना, ध्यान से सुनना। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है। और सबसे हल्का तत्व पूरे आवर्त सारिणी में कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का कौन है? हाइड्रोजन। लेकिन यदि हम धातुओं के बारे में विशेष तौर से बात करें तो धातुओं में सबसे हल्की कौन होती है? लिथियम होती है। ठीक है मेरे भाई। तो अगर हम देखें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है पहले देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक 3 है। ठीक, लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, यानी कि लिथियम को अगर हम लिखेंगे तो लिथियम एटॉमिक नंबर विल बी, lithium atomic number will be 3।
ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? अच्छा, अगर हम बात करें तो यह कैसी होती है? यह धातुओं में सबसे हल्की होती है, ये पॉइंट लिख लीजिए। ये सबसे हल्की धातु है, ये सबसे हल्की धातु है। ठीक है मेरे मित्र, सबसे हल्की धातु है। यानी कि अगर हम इसको लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं? इट इज द लाइटेस्ट मेटल। लाइटेस्ट मेटल, बोलो। ये सबसे हल्की धातु है, हिंदी में लिख दिया। इट इज द लाइटेस्ट मेटल, अंग्रेजी में लिख दिया। क्लियर हो गई बात? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो यह कैसी होगी, इसकी प्रकृति, ये दिखती कैसी होगी मेरे भाई? ये चांदी जैसी सफेद होगी, ये चांदी जैसी सफेद होगी, सफेद होगी, सफेद होगी। तथा यह ये इतनी मुलायम होगी, इतनी मुलायम होगी, इतनी मुलायम होगी कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। लिथियम की बात हो रही है, सोडियम और पोटेशियम की नहीं। पहले ध्यान से सुन लीजिए कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक, काटा जा सकता है ना भाई? याद रखो, ये सारे वही पॉइंट हैं जो आपके पेपर में आने के पूरे संभावनाएं रखते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो ये कैसी होगी? ये चांदी जैसी सफ़ेद होगी तथा ये इतनी मुलायम होगी कि इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। अच्छा, ये अत्यधिक क्रियाशील भी होगी, इस चीज़ को भी समझ लो। ये क्या होगी? ये अत्यधिक क्रियाशील होगी, अत्यधिक, ये अत्यधिक क्रियाशील होगी, क्रियाशील होगी। ठीक, अब देखो, अंग्रेजी वाले परेशान हो, अंग्रेजी वालों के लिए भी मैं लिख देता हूं। इट इज सिल्वर वाइट इन कलर, सिल्वर वाइट इन कलर, एंड हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? ये इतनी ज़्यादा क्रियाशील होगी कि इसको कहाँ पर रखा जाता है? खनिज तेल में, यानी कि मिनरल ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसे खनिज तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है भैया, इसे खनिज तेल में डुबोकर रखा जाता है, डुबोकर रखा जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको देखेंगे तो मेरे मित्र हम क्या लिख सकते हैं? इट इज प्लेस्ड इन मिनरल ऑयल, इट इज प्लेस्ड इन मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या? ये हो गई बात लिथियम के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है मेरे भाई। तो इसका उपयोग अगर हम देखें तो उपयोग कहाँ करेंगे हम, यूज़ कहाँ करेंगे? उपयोग यानी कि यूज़, देखो, मोबाइल की बैटरी, मोबाइल की रिचार्जेबल बैटरी जो होती है ना भैया, उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है, रिचार्जेबल बैटरी बनाने में। ठीक, दूसरा, एसी आदि उपकरणों में, जो एसी चलते हैं घरों में, एसी आदि उपकरणों में इसका प्रयोग होता है, एसी आदि उपकरणों में इसका प्रयोग होता है, उपकरणों में इसका प्रयोग होता है। बोलो। ठीक, अगर कुल मिला के देखें तो विद्युत
विद्युत उद्योग में इसका प्रयोग होता है। ठीक है मेरे भाई, विद्युत उद्योग में इसका प्रयोग होता है। अगर हम देखें तो विद्युत उद्योगों में इसका प्रयोग होता है, विद्युत उद्योगों में इसका प्रयोग होता है, उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। यहां तक क्लियर हो गई बात। अंग्रेजी वाले जरूर दिक्कत कर रहे होंगे, तो अंग्रेजी वाले देख लो भैया, सॉल्ट में अगर मैं लिखाऊंगा तो तुमको समझ में आएगा नहीं। देखो, यानी कि अगर हम देखें यूज्ड इन मेकिंग मोबाइल रिचार्जेबल बैटरीज, ठीक है ब्रदर। और अगर हम देखें यूज्ड इन AC and different electrical appliances and different electrical products। बोलो, क्लियर हो गई बात यहां तक? लिथियम का कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, लिथियम का कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया? हाँ, तो बैटरी में भी होता है ना, बता दिया ना यार। ठीक, चलो यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े अब हम। लिथियम के बाद अब हमारे पास आएगा मेरे मित्र सोडियम। क्या आएगा? सोडियम। हमने कितने कंपाउंड कवर कर लिए, है ना? अब आधों को तो नहीं समझ में आया होगा, इस बात की गारंटी। आधे नहीं, मतलब वही 2, 4, 10, 15 लोग जो हैं वो दुनिया से विचित्र प्राणी हैं, उनको नहीं समझ में आया होगा, है ना? आप में से कितनों को समझ में आया है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, कितनों को समझ में आ गया? हाइड्रोजन, वाटर यानी कि पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लिथियम, 4 एलिमेंट मैंने बता दिए। ठीक है, ठीक, क्लियर है सभी को? बेहतरीन। रानी सिंह, पंकज कुमार, अनिकेत चौधरी, वीरेंद्र, है ना? ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? सभी साथी कमेंट करने लगे, बेहतरीन। ठीक, चलिए अब देखो, अब इतने बच्चों के कमेंट आ चुके हैं, ओके सर एकदम परफेक्ट समझ में आ गया। ठीक है भैया, लेकिन अगर हम बात करें तो अभी वो 2-4 लोग होंगे जो मैसेज डालेंगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। मेरे भाई, जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ से समझ में आएगी? ठीक है, जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ से समझ में आएगी? क्लास देखते ही नहीं है, डायरेक्ट आ गए बस तुरंत, है ना? तो ऐसे नहीं होता है, चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लो। ठीक है मेरे मित्र, तो अच्छा, आज एक काम आपको जरूर करना है, टेलीग्राम पे पोस्ट जरूर करनी है। जिसको समझ में आ रही है केमिस्ट्री वो भी लिखेगा कि हाँ सर हमको समझ में आ रही है, और जिनको नहीं आ रही है वो भी लिखेंगे, है ना? तो आज हम एक रेशियो देखेंगे कि कितने वास्तविकता में हैं ये लोग कि जिनको नहीं आ रही है। ठीक है, हमको ये मालूम है ये 10-15 से ज़्यादा नहीं लोग हैं, 10-15 से ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी आज आप लोग ध्यान से ये काम करेंगे। ठीक है ना? अगर कोई भी डाउट है उसको तो पूछेंगे ही, साथ में ये काम जरूर करेंगे कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ये जरूर बताएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सोडियम के बारे में कल, या थोड़ा सा देख ही लेते हैं, अगर कवर हो जाता है तो बिल्कुल। ठीक है, टाइम है अभी 2 मिनट। अगर हम देखें मेरे मित्र तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक कितना है मेरे भाई? परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 11 है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। कैसा है?
हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, यानी कि अत्यधिक क्रियाशील धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है मेरे भाई, अत्यधिक क्रियाशील धातु है, धातु है। चलिए ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। ठीक, अच्छा, इसको चाकू से काटा जा सकता है, बिल्कुल काटा जा सकता है। इसको किससे काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। जी गुरुजी, काटा जा सकता है। ठीक है ना? ठीक, इसे किस में डुबो कर रखा जाता है? इसे केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है ना? इसको हालांकि मैं कल भी रिपीट करूंगा, फिर से रिपीट करूंगा कल। डुबो कर रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। तो कल की क्लास में हम सोडियम को फिर से थोड़ा सा कवर करेंगे। आज मैंने जो आपको 4 एलिमेंट बताए हैं, इनको जरूर से विशेष तौर पर पढ़ के आइएगा। कौन कौन से 4 एलिमेंट थे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पानी, लिथियम। ठीक है, शाम को जरूर आइए। किस पर? रेलवे, एनटीपीसी और एएलपी का जो प्रैक्टिस सेट चलता है, कितने बजे चलता है? शाम को 6:30 बजे चलता है। किस चैनल पर? रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भैया, साइंस का प्रैक्टिस सेट, बहुत ही संतुलित प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है भैया, तो वहां पे जरूर आओ, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, है ना? एक से एक बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, जो आपके पेपर में आए हुए हैं, एग्जैक्ट वही लेवल रहता है ना? और मेहनत करो। ठीक है मेरे भाई, मेहनत करो। ठीक है दोस्त, धन्यवाद। आज आप जरूर करिएगा, जिससे हमें एक आइडिया तो लग सके कि वास्तविकता में क्या रेशियो है, जिनको समझ में आ रहा है और जिनको नहीं समझ में आ रहा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिर उनके लिए हम कोई और इस तरीका ढूंढते हैं, कोई और टेक्निक्स ढूंढते हैं, जिससे उनको भी समझ में आए, क्योंकि हमें सबको साथ में लेकर चलना है। ठीक है मेरे मित्र, तो नमस्कार, इसके लिए इतना ही, और कल मुलाकात होगी फिर 11 बजे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।